नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के पर्यावरण कानूनों की। और ये कहानी सच कहूं तो एक बहुत बड़ी त्रासदी से शुरू होती है। एक ऐसा हादसा जिसने देश को हिला दिया, पर उसी हादसे ने आम लोगों को, हमारी अदालतों को, सबको एक साथ खड़ा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो बात है 1984 की, एक तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा एक काले दिन की तरह याद की जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, नहीं, ये एक वेकअप कॉल था। एक ऐसी घंटी जिसने पूरे देश को जगा दिया। इसने साफ साफ दिखा दिया कि हमारे जो कानून थे वो कितने खोखले थे। और यहीं से सही मायनों में भारत के पर्यावरण को बचाने की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। आप सोचिए, जब देश इतने बड़े सदमे से गुजर रहा था तो सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही ना कि अब आगे क्या होगा। इस एक घटना ने हमारे लॉ मेकर्स को, हमारी सरकार को, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई, हमारे कानूनों में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहीं से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत होती है। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं था कि भोपाल से पहले हमारे पास कोई कानून ही नहीं थे। बिल्कुल थे। 1974 का वाटर एक्ट था, 1981 का एयर एक्ट था, लेकिन ये सब ना अलग अलग काम करते थे, टुकड़ों में। भोपाल ने हमें ये सबक सिखाया कि हमें एक बड़े मजबूत कानून की जरूरत है जो पर्यावरण के हर पहलू को देख सके। और इसी सोच का नतीजा था 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो 1986 का एक्ट है ना, इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छतरी कानून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक अम्ब्रेला की तरह था जिसके नीचे सब कुछ आ गया। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को जबरदस्त पावर दी कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी नियम बना सकती है। इसका स्कोप बहुत बड़ा था और ये सीधे सीधे भोपाल से मिले सबक का नतीजा था। अच्छा, कानून तो बन गया, पर सिर्फ कानून बना देना ही तो काफी नहीं होता है ना। असल काम तो उससे लागू करने का है। और जब हमारी सरकारी एजेंसियां ये काम ठीक से नहीं कर पा रही थीं, तब कहानी में एक नया हीरो सामने आया, हमारी जुडिशरी, हमारी अदालतें। तो हुआ ये कि कागज पर तो हमारे पास बहुत मजबूत कानून थे, पर जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो बेअसर थे। जो पोल्यूशन फैला रहे थे उन्हें कोई डर ही नहीं था। कानून और असलियत के बीच का ये जो गैप था वो इतना बढ़ गया कि हमारी अदालतों को बीच में आना ही पड़ा। तो अदालतों ने किया क्या? उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी, एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने खेल ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है एक साफ सुथरे, एक हेल्दी माहौल में जीने का अधिकार। बस इस एक इंटरप्रिटेशन ने पर्यावरण की सुरक्षा को हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बना दिया। लेकिन सवाल ये था कि इस अधिकार को आम इंसान इस्तेमाल कैसे करे। यहीं पर एंट्री होती है जनहित याचिका की, जिसे हम सब PIL के नाम से जानते हैं। ये एक जबरदस्त टूल साबित हुआ। इसने किसी भी आम नागरिक को ये ताकत दी कि वो सीधे कोर्ट जाकर कह सकता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसे बचाइए। मतलब अब कोई एक अकेला इंसान भी पूरे समाज के लिए लड़ सकता था। और ये सब कुछ टिका था हमारे संविधान की जान आर्टिकल 21 पर, यानी राइट टू लाइफ। अदालतों का लॉजिक बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, अगर जीने का अधिकार है तो फिर एक अच्छे, एक स्वस्थ पर्यावरण में जीने का भी अधिकार होना ही चाहिए। बात तो सही है। तो ये जो पूरी जुडिशल क्रांति चल रही थी, इसी दौरान 3 बहुत जरूरी प्रिंसिपल सामने आए। 3 ऐसे सिद्धांत जो आज भी हमारे एनवायरमेंटल लॉज की बुनियाद हैं। क्या हैं ये 3 सिद्धांत? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आज हमें जो चाहिए वो हम इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, पर इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ बचा रहे। ये आज की जरूरत और कल के भविष्य के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। दूसरा सिद्धांत है द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका मतलब तो नाम से ही साफ है, जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसकी भरपाई भी करेगा। मतलब जिसकी गलती उसका हर्जाना। अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाती है तो उसे सिर्फ फाइन नहीं देना होगा, बल्कि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसे भी ठीक करना होगा। और तीसरा है द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी एहतियाती सिद्धांत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या इलाज से बेहतर बचाव। ये सिद्धांत कहता है कि अगर हमें जरा भी शक है कि किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को बहुत बड़ा और शायद कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो सकता है, तो हम 100% साइंटिफिक प्रूफ का इंतजार नहीं करेंगे।
हम उसे पहले ही रोक देंगे। तो हमने कानूनों की बात कर ली, सिद्धांतों की बात कर ली, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ किताबों या कोर्टरूम तक ही तो सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, हमारी जिंदगियों पर। तो चलिए अब इसका ह्यूमन साइड देखते हैं कि कैसे ये चीजें लोगों से जुड़ी हैं, खासकर उन लोगों से जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है इन्वायरमेंटल जस्टिस का, यानी पर्यावरणीय न्याय। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण के जो फायदे हैं और जो नुकसान हैं वो समाज में बराबर बंटने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर लोग तो साफ हवा और पानी में रहे और सारे प्रदूषण का बोझ गरीब बस्तियों पर डाल दिया जाए। अगर इसे और आसान करें तो एनवायरमेंटल जस्टिस के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब पर्यावरण के फायदे और नुकसान का बंटवारा फेयर हो। दूसरा, प्रोसीजरल जस्टिस, यानी पर्यावरण से जुड़े फैसलों में सबकी आवाज सुनी जाए। और तीसरा, रिकॉग्निशन जस्टिस, मतलब समाज के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनके कल्चर और उनके अनुभवों का सम्मान किया जाए। और जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना, तो इसका सबसे भयानक असर इंसानों पर ही होता है। इसका एक बहुत ही दुखद चेहरा है एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज, यानी पर्यावरणीय शरणार्थी। ये वो लोग हैं जिन्हें बाढ़, सूखा या क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि एक्शन लेने का वक्त अब है। असल में पर्यावरण को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच है, 2 फिलॉसफीज हैं। पहली है एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी मानव केंद्रित। ये सोचती है कि इंसान सेंटर में है और प्रकृति हमारे इस्तेमाल के लिए है। उसका मूल्य तभी है जब वो इंसानों के काम आए। दूसरी सोच है इकोसेंट्रिक, यानी प्रकृति केंद्रित। ये मानती है कि प्रकृति का अपना अधिकार है, अपना मूल्य है, भले ही वो हमारे किसी काम आए या ना आए। तो ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। भारत का वो महान संतुलन, वो ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट। हम तरक्की भी करना चाहते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं, पर ये होगा कैसे? ये चुनौती सच में एक पतली रस्सी पर चलने जैसी है। एक तरफ आर्थिक विकास और गरीबी हटाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ अपने पर्यावरण को बचाने और सामाजिक बराबरी लाने की जिम्मेदारी। हमें नौकरियां भी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए, लेकिन हमें साफ हवा और साफ पानी भी तो चाहिए। ये वो बैलेंस है जिसे साधने की कोशिश आज पूरा देश कर रहा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या कोई भी देश अपने लोगों को तरक्की दे सकता है बिना उस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जिस पर हम सब जिंदा रहने के लिए निर्भर हैं? क्या हम एक ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बने? इसका जवाब सिर्फ सरकारों के पास नहीं है, इसका जवाब हम सबके अंदर है। सोचिएगा जरूर।